11 क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पर्यावरण की पिछली कक्षा का विषय था वन, वन्य जीव, उसके बाद प्रमुख अभयारण्य, वनों से लाभ आदि के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, को हमने पढ़ा। उसका दूसरा अंश आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि अभयारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, कौन कौन से अधिनियम हैं जो पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा को बल देते हैं। उसके साथ ही हम प्रमुख अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से गंभीर हैं, आने की संभावना रहती है या कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। उसके बाद एक दो शब्दावलियाँ हैं प्रमुख जो ऑप्शन के रूप में पूछी जा सकती है, उनको हम लोग लिए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम लोगों का उत्साह बना रहे। आइए देखते हैं अभयारण्य किसे कहते हैं। देखिए, ऑप्शन में पूछा जाता है अभयारण्य और उद्यान। अभयारण्य और उद्यान में बेसिक फ़र्क है। सामान्यतः अभयारण्य और उद्यान को लोग एक ही परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। अभयारण्य इसमें जो होता है कि स्थानीय निवासियों को इसमें घास, फल, वृक्ष भी काटने की अनुमति होती है, लेकिन ऐसे भी मतलब ज़्यादा काटने के लिए छूट नहीं मिली होती है कि जिससे वन का जो मूल स्वरूप है वो विनष्ट हो। मतलब अपने मूल स्वरूप को कायम रखने के अलावा जो भी वनों से संसाधन हमें मिलते हैं वो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए उसके उपभोग की छूट दी जाती है। इसको पर्यावरणीय भाषा में कहेंगे कि इसमें स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पाद एकत्र करने, वृक्षों तथा घास की सीमित कटाई तथा ज़मीन का निजी स्वरूप बना रहे जैसी छूट दी जाती है। ये बात की अभयारण्य के बारे में। लेकिन उद्यान ठीक इसके विपरीत की अवस्था है। उद्यान की परिभाषा में ये होता है कि न इसमें कटाई की छूट होती है, न चराई की छूट होती है। आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। ये आवास मतलब यहाँ क्या, आवास से यहाँ का तात्पर्य है प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास जैसे जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए यहाँ पे आवास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग अभयारण्य उद्यान के बारे में पढ़े। उद्यान की दो टूक परिभाषा। उद्यान क्षेत्रों में क्या मतलब उद्यान किसे कहते हैं? उद्यान क्षेत्रों में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। इसमें निजी स्वरूप बना रहे जैसी छूट दी जाती है। मतलब इतना प्रयोग कर सकते हैं कि जिसमें इसका निजी स्वरूप कायम रहे। ठीक। अब वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कुछ प्रावधान हुए, उनके बारे में देखते हैं। पहला, घड़ियाल प्रजनन केंद्र। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, संकट रेड सूची में घड़ियाल किस में आता है, वल्नरेबल है कि क्या है, उसमें देखा हमने। यहाँ पे घड़ियालों के संरक्षण के लिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। कुकरेल वन क्षेत्र में, लखनऊ में वर्ष 1985 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसके लिए दो वन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, घड़ियाल प्रजनन केंद्र से संबंधित हैं, घड़ियालों के संरक्षण से संबंधित हैं। उसमें पहला कुकरेल वन लखनऊ में है और दूसरा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो बहराइच में अवस्थित है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। और यह योजना या यह कार्यक्रम 1985 से चल रहा है। उसके बाद इको डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? इको डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब संरक्षित वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। संरक्षित वन क्षेत्र जहाँ पे किसी की अनुमति नहीं होती है, इसके जो निकट के वन क्षेत्र हैं वहाँ जो वन उपज है उसका विकास करना इसका लक्ष्य है। ठीक। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना तो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश विशेष में भी ये प्रश्न आता है और ऐसे सामान्यतः पूछा जाता है। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली
योजना है जिसमें प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन व संवर्धन हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? तो यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन व संवर्धन के लिए चलाई गई योजना है। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, ये उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च वर्ष 1998 से प्रारंभ हुई। ये परियोजना जो उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना है, ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाती है। एक जो इससे संबंधित खैर महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम पर्यावरण की कक्षा में पढ़ा चुके हैं। इससे संबंधित एक अध्याय ही है। आप हमारे इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में जाकर आप पूरा विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि ये वन से जुड़ी बात हो रही है, इसलिए विश्व वन दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है। 21 मार्च को बनाया जाता है प्रतिवर्ष, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम हैं जो प्रत्येक परीक्षा में कि मतलब ये अधिनियम कब अधिनियमित हुए, एक सही मिलान करने के लिए आता है। तो ये 4 अधिनियम हैं, इसमें से 1-2 प्रतिवर्ष आते रहते हैं, उनको हम देखेंगे। पहला जो हमारा है भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। इसको याद करने का तरीका है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, लास्ट वाली 2 डिजिट को उलट देना है। ठीक, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ। ये अति महत्वपूर्ण है, ये प्रत्येक बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ। उसके बाद कुछ परियोजनाएं हैं और उनका कब प्रारंभ हुआ उसका वर्ष दिया गया है। जो परीक्षा इसमें जो इस अध्याय में प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत अध्ययन करने के बाद लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। हमारी टीम का उद्देश्य अध्ययन को बोझिल बनाना नहीं है, वही चीज़ें सार्थक रूप से अपने विषय कक्षा में, कक्षा विषय में उन्हीं सब चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है हमारे या हमारी टीम द्वारा। जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या आने की संभावना है। ठीक, वैसे तो कई परियोजनाएं हैं। हम लोग 4 परियोजनाओं के बारे में, ये 3 और एक हम लोग पढ़े थे घड़ियाल प्रजनन केंद्र, वो भी परियोजना 1985 में। तो उसको ज़्यादा हम कक्षा को लंबा नहीं करेंगे, बोझिल नहीं, इसको आसान तरीके से हमें याद करना है। देखिए, बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए कब लागू की गई थी? 7 अप्रैल 1973 को। कोई भी जो परियोजना होती है वह उसके कई उद्देश्य होते हैं। पहले तो वो परियोजना जिस विषय बिंदु पर आधारित होती है उसका संरक्षण, संवर्धन उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यही है बाघ के संरक्षण के लिए, प्रजनन के लिए और इनकी संख्या की वृद्धि के लिए, अवैध इनका व्यापार ना हो, अवैध शिकार ना हो, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक परियोजना चालू की गई थी जिसका नाम बाघ परियोजना रखा गया था 7 अप्रैल 1973 को। हाथी परियोजना वर्ष 1992 में। हाथी की संख्या को राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा। हाथी क्या है? हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। हाथी से संबंधित परियोजना हाथी परियोजना, इसे एलिफेंट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। बाघ परियोजना को टाइगर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। हाथी परियोजना वर्ष 1992 में प्रारंभ हुई। उसके बाद हांगुल परियोजना वर्ष 1970 में प्रारंभ हुई। देखिए, इन तीनों परियोजनाओं का सामान्यतः एक ही उद्देश्य है कि जिसके नाम पर यह परियोजना प्रारंभ की गई है उनका अवैध शिकार न हो, उनके संख्या में वृद्धि हो, उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए
और उनको कम से कम नुकसान पहुँचे। ठीक, उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण विषय है प्रमुख अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने दिखाई दे रहा है। मानस अभयारण्य असम, ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा। जल्दापारा अभयारण्य, जल्दापारा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। बांदीपुर और पेरियार, ये अति महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा में, इसलिए कि केरल और कर्नाटक जो नाम होते हैं याद करने की दृष्टि से थोड़े से कठिन हो जाते हैं। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, पेरियार अभयारण्य केरल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक, उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू व कश्मीर में है। जैसा कि सलीम अली पक्षियों के बारे में इनको विशेष जानकारी थी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू व कश्मीर में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? चंदौली उत्तर प्रदेश में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे है? ललितपुर में है। हम कुछ प्रमुख विषयों को लेकर अलग से विस्तृत कक्षाएं आपको जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें एक एक करके विषय होंगे और जो विषय वस्तु होंगे वो विस्तृत मात्रा में आपके सामने उपलब्ध होंगे। ये पाठ के हिसाब से इस विषय मतलब आज के अध्याय के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं। अगला महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर पीलीभीत आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। ये लखीमपुर पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देखिए, अब आगे गिब्बन और आइवरी के बारे में जानते हैं। गिब्बन क्या है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पाए जाने वाली कपि की प्रजाति, कपि मतलब बंदर, तो कपि की प्रजाति कौन है? ऐसी कौन सी कपि की प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है? तो गिब्बन। ठीक, उसके बाद आइवरी किसे कहते हैं? आइवरी हाथी के दांत के जो सफ़ेद वाले पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइवरी कहते हैं। आज हमने अपनी इस महत्वपूर्ण कक्षा में अभयारण्य किसे कहते हैं, उद्यान किसे कहते हैं, या अभयारण्य और उद्यान में क्या अंतर है, मूलभूत अंतर है, उसको समझे। उसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार या केंद्र सरकार या विश्व बैंक की सहायता से जो चलाए जा रहे हैं उनको पढ़ें। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित अधिनियम पढ़े, भारतीय वन अधिनियम पढ़े, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में जाने, वन संरक्षण अधिनियम के बारे में जाने, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बारे में जाने। उसके बाद बाघ के संरक्षण के लिए, हाथी के संरक्षण के लिए, हांगुल संरक्षण के लिए और घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उनका प्रारंभ वर्ष और उनके बारे में विषयगत जानकारी प्राप्त किए। उसके बाद हम लोग ने प्रमुख अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा। उसके बाद दो महत्वपूर्ण शब्दकोश ही से कहेंगे, गिब्बन और आइवरी किसे कहते हैं, या गिब्बन क्या होता है, आइवरी क्या होता है के बारे में पढ़े। अब अगली कक्षा में हम पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण विषय आपदाओं के बारे में बात करेंगे, जो इस समय परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ ही हमारे मानव जीवन के लिए भी आपदाओं के बारे में जानना समझना अत्यधिक ज़रूरी है। उसको पढ़ेंगे और उसके मुख्य विषयों को लेंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि कक्षा के सुधार है तो इसमें क्या क्या करना चाहिए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही सहयोग देते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।